नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के दिन मैं कोशिश रहेगी कि 2-3 वीडियो आपके रिकॉर्ड करके रख दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि अगले 3-4 दिन, अगले पूरे हफ्ते थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँगी। तो कोशिश रहेगी कि पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके रख दूँ ताकि आपके वीडियो लगातार आते रहें। मेरी यही कोशिश है कि एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन मेरे चैनल पे वीडियो मतलब अपडेट नहीं हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो चाहे शॉर्ट नोट्स का हो। हाँ, एक चीज़ हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को ना शेयर कर दिया कीजिए यार। चैनल ग्रो करता है तो फिर मैं भी इनकरेज होती हूँ और ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, बहुत लोगों की हेल्प हो रही है। आपको पता है सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए ही इतनी मेहनत करी जा रही है कि शॉर्ट नोट्स में फिर से बना रही हूँ। मुझे तो देखो पढ़ना नहीं है, अब ज्योग्राफी है ना, मतलब इस चीज़ के लिए तो नहीं पढ़ना ना कम से कम। तो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दिया कीजिए। हर वीडियो के नीचे अपने कमेंट और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और मतलब शेयर थोड़ा सा ज़्यादा करो ताकि चैनल ग्रो करे। और हर वीडियो पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, है ना। देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक कम होते हैं, तो इससे क्या होता है, यूट्यूब को सही रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। अगर चैनल को सही रेस्पॉन्स मिलता है तो यूट्यूब अपने से ग्रो करवाता है ना। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये मैं इसलिए दिखाती हूँ शुरुआत में पूरा पेज, ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ, है ना। यही एक पेज के 3 पार्ट करके एकदम पतले पतले लिखती हूँ, ताकि मेरी कोशिश रहेगी कि एक जो अपनी कॉपी है उसमें अपन जो अपनी 15-20 सारी ज्योग्राफी है वो सारी ला के रख दें, है ना। ताकि एग्ज़ाम से पहले हम 5-7 दिन सिर्फ यही कॉपी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है अपन को। जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि कम से कम 20 किताबें सिलेबस में। आज एक किताब पढ़ भी लोगे और 2 महीने बाद में उसका नंबर आना नहीं है, तो अगर वो किताब पूरी साफ़ हो जाती है। क्या यही अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो यही मेरी कोशिश है कि नोट्स बना के रखो ताकि लास्ट टाइम पर रिवाइज करते रहो। और जो बना रहे हो, जैसे आज हमारा 7वां चैप्टर होगा, शायद 7वां या 8वां चैप्टर होगा, तो जब आज के नोट्स तैयार कर रहे हो तो पीछे वाले 7 दिन के जो 7 पेज है वो पहले पढ़ोगे और फिर ही आज का रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अब बिना झकझक पक पक किए मैं शुरू करती हूँ जल्दी से, ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो। हमें आज पढ़ना है दोस्तों तापमान शिथिलता तक पढ़ लिया था, वार्षिक तापांतर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कि एक तो तापांतर को ही हम दूसरा वर्ड बोलते हैं ताप परिसर, आपको पता था। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा तापमान शिथिलता, मतलब अक्षांश का जो रियल सूर्य तब जब रियल जिस महीने में मिलता है सबसे ज़्यादा, और वास्तव में तापमान किस महीने में होता है सबसे ज़्यादा, उन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, तापमान शिथिलता, लैग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वार्षिक तापांतर जो होता है एक साल का सबसे अधिकतम माह का तापमान और न्यूनतम माह का तापमान, उनका जो अंतर होता है वो होता है वार्षिक तापांतर। और उसको क्या क्या प्रभावित करते हैं, ऑब्वियसली भूमध्य रेखा से दूरी प्रभावित करती है, कि भूमध्य रेखा पे सूर्य जब पास में होता है तो तापमान ज़्यादा होता है, दूर होता है तो तापमान कम होता है। और तापांतर भी इसी जैसे भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में तापांतर कम होता है, क्योंकि सूर्य मोस्टली लंबवत होता है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तापांतर थोड़ा सा बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी के साथ में वार्षिक तापांतर कम होता जाता है। कारण क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। सागर तल से देखो, सागर तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वार्षिक तापांतर भी बढ़ते जाएंगे, है ना। और इसके कारण इसी के साथ ही ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई के साथ जलवाष्प में कमी होती है। नीचे वाले वातावरण में अपने जलवाष्प होती है, और जलवाष्प होती है तो वो क्या करती है, तापमान को सोख के रखने का काम करती है, और तापमान को थोड़ा सा गर्म बना के रखती है, एक जैसा बना के रखती है। अगर जलवाष्प नहीं होगा, वातावरण सूखा होगा, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी, क्योंकि पार्थिव किरणें आसानी से चली जाएंगी, सोखेंगी नहीं। तो अगर जलवाष्प है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, उतनी ठंडी रातें हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आता है सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता भी वार्षिक तापांतर को प्रभावित करता है। सापेक्षिक आर्द्रता उच्च होगी तो वार्षिक तापांतर कम होंगे। मतलब आर्द्रता आपको पता है, ह्यूमिडिटी अगर वातावरण में होगी तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ी गर्मी बनाने का काम करती है और तापांतर कम होते हैं, है ना। अब हमने पढ़ा है कि मतलब बादलों वाला जो मौसम होता है, ह्यूमिड वाला जो मौसम होता है, उसमें क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है। क्योंकि पार्थिव विकिरणों का जो रात को जो विकिरण परावर्तन करते हैं पृथ्वी, वो उतना नहीं हो पाता है क्योंकि वो सोख लेते हैं उसको, है ना। तो इसलिए दिन और रात का टेम्परेचर सापेक्षिक आर्द्रता के टाइम पे लगभग बराबर होता है तो तापांतर कम होगा। जैसे कि दलदली भूमि, विषुवतरेखीय वन, सुंदर वन, कांगू वन, ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। आकाश की प्रकृति, मेघाच्छादित आकाश होता है तो वार्षिक ताप परिसर कम होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई हुई है कि आकाश मेघाच्छादित होगा, बादल अवशोषण कर लेते हैं पार्थिव विकिरणों का, जाने नहीं देते इतने ज़्यादा, है ना, इसलिए तापांतर कम।
जैसे कि विषुवत-रेखीय वर्षावन है, उनमें आपको पता है हर शाम बादल छाते हैं, हर शाम बारिश होती है, तो वहाँ पे तापांतर कम पाया जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना करें तो अरब सागर सेम अक्षांश पे हैं दोनों, है ना, लेकिन अरब सागर में इतनी ज़्यादा मतलब आर्द्रता नहीं रहती है, इतने ज़्यादा बादल नहीं रहते, इसलिए अरब सागर का जो तापांतर वो ज़्यादा रहता है बजाय कि बंगाल की खाड़ी के तापांतर के। मेघ रहित आकाश, अगर आकाश साफ होंगे, मेघ रहित होंगे तो वार्षिक ताप परिसर कैसा होगा, उच्च होगा, है ना। जैसा कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हम जो लोग देखते हैं 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच के जितने भी मरुस्थल है उसमें यही कारण है कि तापांतर ज़्यादा होते हैं। सागर तट से बढ़ती दूरी, हमें पता है सागर से जैसे जैसे दूर जाएंगे तापांतर बढ़ेंगे, क्योंकि सागर के पास में मौसम एक जैसा रहता है, ना गर्मी ना ठंड, है ना, लेकिन जैसे जैसे महाद्वीपीयता की ओर बढ़ेंगे तापांतर बढ़ते जाएंगे। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी दोस्तों तापांतर को प्रभावित करती है। तट के पास गर्म धाराएं होती है ना, वहाँ का निम्न दैनिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर भी कम पाया जाता है और इसलिए वार्षिक तापांतर भी। और सागर तट के पास में अगर ठंडी धारा चल रही है तो क्या करती है, वहाँ उच्च वार्षिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि वो क्या करती है कि मान लो किसी जगह ठंड है और ठंडी धारा गर्मी है और ठंडी धारा चल रही है, तो वहाँ के मौसम को अपने आसपास वाले को वो क्या बना देगी, ठंडा बना देगी। तो एक तरफ तो बहुत गर्म मौसम, एक तरफ बहुत ठंडा मौसम, तो तापांतर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ठंडी धारा के पास में तापांतर ज़्यादा, गर्म धारा के पास में तापांतर कम। धरातल की प्रकृति, धरातल की प्रकृति भी तापांतर को प्रभावित करती है। जैसे कि हिमाच्छादित धरातल होता है तो वार्षिक तापांतर कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाच्छादित धरातल सूर्यताप का परिवर्तन बहुत ज़्यादा करता है, उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वो ज़्यादा गर्म हो ही नहीं पाता। तो गर्म नहीं होगा तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलरेडी ठंडा होता है, तो तापमान में ज़्यादा चेंज उसके हो नहीं पाता। रेतीला धरातल, रेतीले धरातल में वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मरुस्थल जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि जो रेत होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। कम होने का मतलब क्या है, वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है ना। तो इसलिए ठंडी गर्म होएगी, मरुस्थल में रातें ठंडी हो जाती है, दिन बहुत गर्म होते हैं, तापांतर कैसा हो जाता है, ज़्यादा। दलदली क्षेत्र में तापांतर कम होते हैं। क्यों, क्योंकि दलदली क्षेत्र की विशिष्ट ऊष्मा समुद्र के जैसे होते हैं, पानी की तरह काम करता है दलदली क्षेत्र, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है ना, इसलिए पानी में तापांतर कम पाए जाते हैं बजाय कि स्थल के। इसी तरह दलदली क्षेत्र में भी तापांतर कम पाए जाते हैं। ताप परिसर का वार्षिक वितरण, अगर हम अक्षांशीय आधार पर देखें तो कहाँ पे कैसा ताप परिसर पाया जाता है। सबसे कम जो ताप परिसर पाया जाता है वह पाया जाता है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी और सूर्य वर्ष भर लंबवत, इसे 10 डिग्री मतलब 10 से 20 के आसपास मान लो, भूमध्य रेखा मतलब जीरो से ही मान लो, जीरो से 10 डिग्री तक मानो, 0 से 10 डिग्री तक का जो तापमान है वह मतलब इतना ज़्यादा तापांतर कम होता है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, हमेशा ही सीधी पड़ती है, इसलिए ठंड हो ही नहीं पाती, वहाँ पे गर्मी ही रहती है। ठीक है, अब 10 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले, इसने ना थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से दे दिया, ये बस मैंने आपको लिखने के लिए समझा दिया, क्योंकि मतलब जिस तरह से किताब में लिखा हुआ था आपको इतना नहीं याद करना, 10 डिग्री तापांतर, 20 डिग्री तापांतर, यहाँ पे थोड़ा सा एक अंदाज़ा देने के लिए मैंने लिख दिया कि 10 डिग्री तापांतर वाले कहाँ पाए जाते हैं। ये तो देखो सबसे कम डिग्री ताप परिसर वाले हैं, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापांतर जहाँ पाया जाता है ना, है ना, तो वो मतलब 0 से 20 के आसपास मान लो, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र जो है। फिर 10 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले क्षेत्र कौन से हैं, कैलिफोर्निया, मेक्सिको की खाड़ी, मध्य भारत, सहारा डेजर्ट। फिर 20 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले प्रेरी क्षेत्र, यूएसए का पूर्वी तट। 30 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले क्षेत्र कौन से हैं, यूएसए की महान झील वाला क्षेत्र, अलास्का की खाड़ी। 40 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले मध्य एशिया के स्टेपीज, प्रेरीज आदि, है ना, क्योंकि इनमें महाद्वीपीयता का प्रभाव रहता है। 50 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले, समुद्र से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा तापांतर ज़्यादा होता जाएगा, जैसे कि पूर्वी यूरोप में, क्योंकि यहाँ भी महाद्वीपीयता है। और 60 डिग्री वार्षिक तापांतर वाले पूर्वी साइबेरिया, बर्खोयांसक। आपको इन सारी चीज़ों में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे कम ताप परिसर कहाँ पाया जाता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। देखो भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ना कम तापांतर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, वर्ष भर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो सर्दी वहाँ पड़ती ही नहीं है, तो ताप का अंतर हो ही नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है, जैसे जैसे हम महाद्वीपों के अंदर जाते जाएंगे, ये प्रेरी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र एकदम जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं, है ना, साइबेरिया का बर्खोयांसक क्षेत्र, इनमें क्या होता है कि स्थल जो है विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। बस इतना ही याद रखना आपको। वार्षिक ताप परिसर की विशेषताएं,
तापमान का वार्षिक ताप परिसर अक्षांश बढ़ने के साथ में बढ़ता है। आपको पता है कि तापांतर जो है अक्षांश, जैसे जैसे आपको पता है 0 डिग्री पे सबसे कम तापांतर, फिर ऊपर जा रहे हैं तो आपने देखा कि 60 डिग्री से बर्खोयांसक जो है वो साइबेरिया में है, और साइबेरिया के आसपास कितना तापांतर है, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं अक्षांश बढ़ रहा है, तापांतर भी बढ़ रहा है। सर्वाधिक ताप परिसर एशिया और उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में मिलता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में, उत्तरी पश्चिमी कनाडा, पूर्वी अलास्का, उप आर्कटिक और आर्कटिक वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वो समुद्र से बहुत दूर हो गए, है ना, इसलिए तापांतर ज़्यादा। अयन रेखीय क्षेत्रों के आसपास भी वार्षिक ताप परिसर उच्च पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। ये हमने कईयों बार पढ़ लिया, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में 20 से 30 डिग्री वाले जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो मेघ रहित आकाश पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु पाई जाती है ना, इसलिए वहाँ पे तापांतर कैसा पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। महासागरों व तटवर्ती क्षेत्रों में स्थल भागों की तुलना में वार्षिक ताप परिसर कम पाया जाता है, ये भी हमें पता है। महासागरों और महासागरों के किनारे वाले क्षेत्रों में बजाय कि स्थल के तापांतर कम पाया जाएगा। तापीय विसंगति क्या होती है? किसी स्थान के अक्षांश के तापमान और उस स्थान के वास्तविक तापमान के अंतर को तापीय विसंगति हम कहते हैं, है ना, कि वास्तव में अक्षांश का तापमान कितना मापा जाता है और वास्तव में फिलहाल वहाँ पे कितना तापमान है, ये जो अंतर है यह क्या कहलाता है, तापमान विसंगति। धनात्मक तापमान विसंगति क्या होती है? उस स्थान का तापमान उसके अक्षांश के तापमान से अधिक हो। मान लो अक्षांश का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और वहाँ अभी वर्तमान में तापमान है जो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यह हो जाएगी धनात्मक तापीय विसंगति। और ऋणात्मक उस स्थान का तापमान उसके अक्षांश के तापमान से कम हो, मतलब अक्षांश का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और अभी वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, तो यह ऋणात्मक तापीय विसंगति हो जाएगी। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, अब मैंने इनको ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा क्योंकि कितनी बार हमने समझ लिया पीछे वाले लेसन्स में। तो अक्षांश प्रभावित करता है, आपको पता है ना, तापमान को 0 से 20 डिग्री। अब इसमें भी थोड़ा सा देख लो एक बार, 0 से 20 डिग्री, है ना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ चलेंगे तो अधिक तापमान, मतलब तापमान ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत, आकाश यहाँ पे मेघाच्छादित रहता है, मतलब बादलों से ढका हुआ रहता है और हवा में नमी रहती है, तो अधिक तापमान पाया जाता है। अधिकतम की बात नहीं कर रहे, अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाएगा? 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में अत्यधिक तापमान। क्यों? क्योंकि वही दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र आ गया, मेघ रहित आकाश, हवा में नमी का अभाव, रेतीला धरातल, ठीक है। और 60 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में क्या पाया जाएगा? न्यूनतम तापमान। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पाई जाती है, हिमाच्छादित धरातल है, और हिमाच्छादित धरातल है तो आपको पता है कि धरातल, ये हिम जो क्या होती है, पवन का, सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा करती है। एक ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे ना 2015 या 16 के नेट की एग्जाम में पूछा गया था, तापीय विषुवत रेखा क्या होती है ना। तो 20 डिग्री जो नॉर्थ है, साउथ नहीं, 20 डिग्री नॉर्थ, उसको बोलते हैं तापीय विषुवत रेखा। मतलब लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है ना, उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र आ गया। और खासकर उत्तर में, क्योंकि दक्षिण में तो महासागर ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा है, तो तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे तापीय विषुवत रेखा बोला जाता है 20 डिग्री नॉर्थ को। और इसका विस्थापन 5 से 20 डिग्री नॉर्थ तक होता रहता है ना। तो अगर विस्थापन पूछे तो 5 से 20 डिग्री नॉर्थ तक। ये क्वेश्चन है ना, हमने कॉलेज में जाके हमारे सर से भी पूछा था, एग्जैक्टली उनको भी इसका उत्तर नहीं आया था उस टाइम पे, 2015 या 16 की बात है। तो बाद में जैसे हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़े तो हमें ये समझ में आ गया कि क्यों तापीय विषुवत रेखा बोला जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं नेट के एग्जाम में और अपने प्रोफेसर वालों में। सागर तल से ऊंचाई, ऊपर जाने पर आपको पता है दोस्तों कि 1000, ये गलती से 10,000 लिख दिया मैंने, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी पहले सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, बाद में छोड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि छोड़ेगी तो नीचे वाला वायुमंडल ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर वाला वायुमंडल कम गर्म होगा, इसलिए ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल में तो तापमान कम होता जाता है। वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषण करने वाले जो लोग नहीं, जो चीज़ें हैं वो भी निचले, यहाँ लोग नहीं, अवशोषण करने वाले जो चीज़ें हैं जैसे कि जलवाष्प हो गया, गैस हो गई, कण हो गए, ये सब क्या निचले वायुमंडल में ज़्यादा होते हैं, यही अवशोषण करते हैं किसका? ऊष्मा का, है ना। तो ये भी निचले वायुमंडल में ही रहते हैं, इसलिए ऊपर वायुमंडल ठंडा रहता है। और धरातलीय सतह के पास हवा का घनत्व भी ज़्यादा होता है, और घनत्व ज़्यादा होता है तो फिर मतलब हवा ज़्यादा अवशोषित करती है तापमान को, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि सागर तल से ऊंचाई के साथ में तापमान कम होता जाता है। सागर से दूरी, तटवर्ती क्षेत्रों का तापमान आपको पता है एक जैसा रहता है, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान में भिन्नता होती है, मतलब बहुत गर्मी बहुत ठंड। हमारे उत्तरी भारत को देखो, उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड और कड़ाके की गर्मी, जबकि दक्षिणी भारत को देखो, क्योंकि वो समुद्र तटीय क्षेत्र है तो ना गर्मी ना सर्दी,
स्थल और जल का स्वभाव और स्थल और जल के स्वभाव का भी तापमान पे प्रभाव पड़ता है। देखो कैसे, पारदर्शिता, स्थल विकिरण हेतु अपारदर्शी होता है इसलिए जल्दी गर्म होता है, और आपको पता है जल पारदर्शी होता है इसलिए जल को गर्म होने में, क्योंकि किरणें मतलब एक जगह एनर्जी लगा नहीं पाती हैं, क्योंकि वो हिलता रहता है, पारदर्शी होता है, नीचे तक जाती है किरणें, इसलिए वो देर से गर्म होता है। संचलन, स्थल भाग स्थिर रहता है इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है, और जबकि आपको पता है समुद्री भाग जो है, पानी जो है वह हिलता डुलता रहता है इसलिए गर्म होने में टाइम लगता है। वाष्पीकरण, सागर में वाष्पीकरण होता है, और हमने पढ़ा था जिस भी सतह की वाष्पीकरण होता है ना, वह सतह ठंडी हो जाती है, इसलिए सागर थोड़े स्थल के मुकाबले ज़्यादा ठंडे रहते हैं, और स्थल में वाष्पीकरण कम होता है और सतह इनकी गर्म रहती है। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने हेतु चाहिए वह क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जो किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा चाहिए वही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और हमने पढ़ा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है ज़्यादा होती है इसलिए जल धीरे गर्म होता है, और जो स्थल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है इसलिए स्थल जल्दी गर्म होता है। रेतीले धरातल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है इसलिए रेतीला धरातल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, इसलिए वहाँ पे उच्च दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। और दलदली भागों की विशिष्ट ऊष्मा, दलदल जो है ना दोस्तों, हमेशा याद रखना पानी की तरह काम करता है, बिल्कुल जो पानी होता है ना वही सारे गुण दलदल में पाए जाते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दलदल दे देंगे आपको कि दलदल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, दलदल में तापांतर कैसा होता है, तो यहाँ तापांतर उच्च होता है। क्यों? क्योंकि दलदल की जो विशिष्ट ऊष्मा तापांतर यहाँ थोड़ा कम होगा, उच्च नहीं कम होगा। क्यों? क्योंकि ये सही कर लेना भाई, ये मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, थोड़ी गलतियाँ हो जाती है। दलदल का तापांतर कैसा होता है? निम्न होता है। क्यों? क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है इसलिए वह देर से गर्म और देर से ठंडा होगा। महासागरीय धाराएं, ठंडी धारा तट के तापमान को कम कर देती है, आपको पहले अपन ने पढ़ लिया। जैसे वेनेजुएला की ठंडी धारा पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे बहती है और वहाँ के तापमान को कम कर देती है। और इसी तरह से गल्फ स्ट्रीम धारा जो उत्तरी पश्चिम यूरोप है उसके तापमान को गर्म बनाए रखती है, ये भी हमने पढ़ लिया, मतलब पता ही है आप सब लोगों को। ढाल, सूर्यमुखी ढालों पर उच्च ताप सूर्यमुखी जो ढाल होते हैं उन पे क्या पाया जाता है? उच्च ताप पाया जाता है, ठीक है। और जो सूर्य की विमुखी ढाल होते हैं उस पे तापमान कम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रचलित पवनें अभितटीय क्षेत्रों के तापमान को तो बढ़ाती हैं और अपतटीय क्षेत्रों के तापमान को घटाती है। देखो दोस्तों, मान लो ये भारत है ना, और पवन इधर से चल रही है, ठीक है, तो ये जो तट है जो उस पर पहले आता है वो तो कहलाता है अभितटीय तट। क्या कहलाता है? अभितटीय तट। और ये जो जहाँ से पानी हटा के ले जाती है वो कहलाता है अपतटीय तट। जो पहले आता है वो अभितटीय, और जिसके टक्कर देके आगे पानी को बहा ले जाती है वो कहलाता है अपतटीय तट। तो जब पवनें जब चलती हैं तो अभितटीय क्षेत्रों के तापमान को तो बढ़ा देती हैं, और क्या करती हैं? अपतटीय क्षेत्रों के तापमान को घटा देती हैं। कैसे बढ़ा देती हैं? देखो एक चीज़ बताती हूँ। अभितटीय तापमान को बढ़ा देती हैं, यहाँ पे तो क्या करती हूँ, गर्म पानी ला के इकट्ठा कर देती है पवनें इस तट पे, तो ये अभितट है ना। और यहाँ से क्या होंगे, पानी को बहा ले जाएंगी। जब ऊपर का पानी बहा ले जाती है ना, अपतट पे ऊपर का पानी बाहर ले जाती है तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए अपतटीय क्षेत्रों का तापमान तो घट जाएगा और अभितटीय क्षेत्रों का तापमान पवन क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जैसे ब्राज़ील के पूर्वी तट के बजाय पेरू तट का तापमान जो होता है वो कम होता है, इसमें यही काम करता है फैक्टर अभितटीय और अपतटीय, क्योंकि ब्राज़ील का पूर्वी तट है वह अभितट का काम करता है हवा के लिए, और ब्राज़ील का और जो पेरू वाला तट है वो अपतट का काम करता है। मेघाच्छादन के समय भी दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों न्यून पाए जाते हैं। आपको पता ही है कि मेघाच्छादन के समय दिन मोस्टली गर्म होता है, इसलिए दैनिक और वार्षिक तापांतर कैसे होंगे? न्यून होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के नोट्स। तापमान लगभग हमारा पूरा होने को आया है। एक दो चीज़ें तो आप ये विसंगति और व्युत्क्रमण वो थोड़ी बहुत चीज़ें बची है, वो एक चैप्टर और बनेगा, उसके बाद में हमारा नया चैप्टर शुरू होगा वायुदाब। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं मेहनत करती हूँ तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हो ना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।